बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 लीनियर सिस्टम। इसमें फेस पोर्ट्रेट स्केचिंग हम डिस्कस कर रहे थे और ये इसका है पार्ट 4। अब इसके पार्ट 4 के अंदर हम केस नंबर 3 डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ हैं तो अब हम ये सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ के रूट को किस तरह फेस पोर्ट्रेट कैसे स्केच की सकती है। तो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ का क्या मतलब है कि आपके पास जो आइगन वैल्यूज़ निकलती हैं, मान लें कि 2 आइगन वैल्यूज़ निकलती हैं, λ1 एंड λ2। तो कॉम्प्लेक्स रूट तो आपको जानते हैं कि वो तो ऑलरेडी कॉन्जुगेट होते हैं, तो प्लस माइनस आयोटा भी कॉन्जुगेट वाली फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी पहली पॉसिबिलिटीज़ है कि इफ़ a ग्रेटर देन 0, यानी अगर इसका जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव हो तब क्या होगा। सेकंड है कि a लेस देन 0, जब इसका जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है तब इसका फेस पोर्ट्रेट कैसे होगा। और थर्ड ये है कि a इज़ इक्वल टू 0। तो a इज़ इक्वल टू 0 को हम कहते हैं प्योर इमेजनरी केस, प्योर इमेजनरी। तो अब हमने देखना है कि इन तीनों केसेस के लिए हमारे पास डिफरेंट फेस पोर्ट्रेट किस तरह बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अगेन हम एक एग्जांपल से ही लेंगे ये बातें। तो एग्जांपल नंबर आई थिंक एग्जांपल नंबर 8 होगी, ये उसी कंटिन्यूशन में चल रही है। और हम अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो, मैं एक इसकी हेडिंग आपको नेगेटिव रियल पार्ट के लिए पहले हम डिस्कस करते हैं। फॉर नेगेटिव रियल पार्ट, ठीक है जी। तो हम नेगेटिव रियल पार्ट की हम बात करते हैं। तो नेगेटिव रियल पार्ट के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 8 है और वो है एग्जांपल है जी, एग्जांपल है y1 डैश इज़ इक्वल टू माइनस y1 प्लस y2 एंड y2 डैश इज़ इक्वल टू माइनस y1 एंड माइनस y2, ठीक है जी। तो ये एक ऐसी एग्जांपल है कि इस एग्जांपल से, यानी मैंने बहुत ही सेलेक्टेड एग्जांपल्स आपके सामने पेश किए हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको स्केचिंग बड़ी अच्छी आ जाएगी आपकी। तो जब हम इसे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखते हैं तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेगी, यानी अगेन a माइनस लेमडा आई जो हम आइगन वैल्यूज़ के लिए निकाला करते थे, तो आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेगी वो बनेगी लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर जब लैम्डा की वैल्यूज़ आप निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी -1 प्लस माइनस आयोटा, ये लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी। तो अगर आप नोट करें यहाँ पर कि इसका जो रियल पार्ट है वो है नेगेटिव, तो नेगेटिव रियल पार्ट के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी शेप किस तरह की होगी, ठीक है जी। तो इसका आइगन वेक्टर भी देख लें। वैसे तो ये बातें आपको खुद से निकालनी है, लेकिन इसका जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स क्या होगा इसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर निकाला कैसे जाता है, a माइनस लेमडा आई ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में हम ये सारी चीज़ें पढ़ भी चुके हैं। तो इसका जो आइगन वेक्टर है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, -1 माइनस लेमडा ऑफ x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू 0 होगा। और अभी हम बात करते हैं कि फॉर लेमडा इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा के लिए क्या होगा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, माइनस आयोटा x1 प्लस x2, ठीक है जी। तो जब आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यानी 1 और आयोटा आइगन वेक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर यानी मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करें और यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें, तो अगर हम x2 की जगह पर आयोटा सब्स्टिट्यूट कर दें और x1 की जगह पर 1 पुट कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा फर्स्ट आइगन वेक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये है आपका फर्स्ट आइगन वेक्टर। सिमिलरली सेकेंड आइगन वेक्टर क्या होगा, सेकेंड आइगन वेक्टर हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो सेकेंड आइगन वेक्टर हमारे पास आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर यह दिखाना है कि इस तरह आइगन वेक्टर निकाले जा सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स के लिए हमने फर्दर इसको देख लिया। और इसका जनरल सोल्यूशन भी बिल्कुल उसी तरीक़े से लिखा जा सकता है। वो क्या होगा इसका जनरल सोल्यूशन, उसका जनरल सोल्यूशन होगा y1 एंड y2 इज़ इक्वल टू c1, और यहाँ आ जाएगा 1 एन आयोटा e पावर -1 प्लस आयोटा t एन प्लस c2, फिर यहाँ पर वेक्टर लिखना होता है 1 माइनस आयोटा
और e पावर -1 माइनस आयोटा t, ये बेसिकली इसका जो है वो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा जी, अब दो तरह की बातें हमने लास्ट टाइम की थी। एक तो ये कि जब हम नोड डिस्कस कर रहे थे तो आपको बताया था कि आपने प्रॉब्लम से देखकर समझाया था कि फास्ट मूविंग ट्रेजेक्ट्री कौन सी है और स्लो मूविंग ट्रेजेक्ट्री कौन सी है। ठीक है जी, वो बातें आपके जहन में हैं, तो ये हमने पहले डिस्कस किया था। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी थी कि जिनको हमने प्रॉब्लम से स्केच कर लिया, यानी प्रॉब्लम को थोड़ा सा देखा, आंसर को, इसके सोल्यूशन को देखा और सोल्यूशन को देखकर ये डिसाइड कर लिया कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे बन रही। लेकिन यहाँ पर टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के लिए अब ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आयोटा भी इन्वॉल्व है। तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये ट्रेजेक्ट्री कैसे मूव करेगी। ठीक है जी, तो अगर आप सोल्यूशन से ये डिसाइड ना कर सकें, क्योंकि ये हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा हमने ये काम करना है, बाद में हम इन सारी चीज़ों को समराइज़ कर लेंगे तो ये आपको याद रहेंगी सारी। तो ये काम हम अपनी इक्वेशन के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम अपनी इक्वेशन से अगर कुछ इस तरह करें कि ये y1 डैश और y2 डैश जो है ये किसी तरीके से एलिमिनेट हो जाए और आपकी एक ऐसी इक्वेशन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से एक ऐसी इक्वेशन बन जाए जिसके अंदर सिर्फ y1 y2 इन्वॉल्व हो, जैसे कि प्रीवियस केस में हमने किया था जब हमने स्टार पॉइंट बनाया था, जब हमने तो वहाँ पर आपको याद होगा कि हमारे पास एक इक्वेशन बनी थी y1 इज इक्वल टू सी टाइम ऑफ y2। तो यहाँ पर भी अगर y1 और y2 किसी तरीके से एलिमिनेट हो जाए और y1 y2 की एक इक्वेशन बन जाए तो ईजिली हम ये जज कर सकते हैं कि हमारा फेस पोर्ट्रेट कैसा होगा। ठीक है, तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि हमारा जो कर्व है, वो हमारा जो सोल्यूशन है वो ट्रेजेक्ट्री के मुतालिक क्या बातें कह रहा है। तो अगर नहीं आइडिया हो तो अब आपने इसको देखना होता है। अच्छा, जो प्रीवियस एग्जांपल थी जिसके अंदर हमने y1 और y2 को एलिमिनेट किया था, अगर आप नोट करें तो उसमें सेकंड टर्म नहीं थी, सिर्फ यहाँ पर एक टर्म थी और यहाँ पर एक टर्म थी। तो बहुत आसानी से सेपरेबल इक्वेशन हमारे पास बन गई थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर सेपरेबल इक्वेशन भी नहीं बन रही है। तो ऐसी सूरतों में कि जब आपके पास सेपरेबल इक्वेशन भी ना बन रही हो तो हमारे पास एक बड़ा बेस्ट ऑप्शन होता है, और वो होता है कि हम इसको किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दें। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की बनती है। ठीक है, तो एक काम हम ये कर सकते हैं। चलें जी, अब हम इतने सारे प्रोसेस को, अच्छा एक बात और याद रखिए, ये हर प्रॉब्लम के लिए नहीं करना होगा आपने। तो ये यूँ समझ लें कि एक तरह से ये डेरिवेशन वाला पार्ट है जिसमें आप बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह बन रही है। अब बहुत गौर से अगर आप इन सारी चीज़ों को देखिएगा। अच्छा जी, एज़ पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि ये जो x है इसमें ये बराबर होता है किसके, r cos थीटा के। और इसी तरीके से y क्या होता है, y बराबर होता है r sin थीटा के। ठीक है जी, और साथ साथ ये भी बताएं कि ये जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, r स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इनको अब हम यूज़ करते हैं। देखिए जी, ये जो y1 डैश है हमारे पास, बहुत गौर से देखिएगा, ये इक्वल है -y1 प्लस y2 के। और इसी तरीके से ये जो y2 डैश है ये इक्वल है -y1 n माइनस y2 के इक्वल है। ठीक है जी, तो कुछ ऐसा काम करते हैं कि पहले तो कुछ देखते हैं कि कुछ सिंप्लीफाई हो सके ये टर्म। तो ये आसानी से सिंप्लीफाई हो सकती है कि अगर मैं अपनी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं y1 के साथ और अपनी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं किसके साथ, y2 के साथ। ठीक है जी, तो ज़रा देखते हैं क्या होता है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा y1 डैश इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये आ जाएगा -y1 स्क्वायर n प्लस y1 n y2। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी। y2 n y2 डैश इज़ इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर आपके पास माइनस टाइम ऑफ y1 n y2 और ये बन जाएगा -y2 स्क्वायर। ठीक है जी, अब इन दोनों को हम करते हैं ऐड। और भी कई तरीक़े पॉसिबल हो सकते हैं इसको पोलर बनाने के लिए। तो अगर आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना आता है, कैलकुलस आपने ठीक से पढ़ी है, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो देखेंगे ये जो टर्म है क्रॉस प्रोडक्ट टर्म ये कैंसिल हो गई और यहाँ पर ये रिजल्ट बन गया y1 डैश प्लस y2 डैश इज़ इक्वल टू, माइनस अगर आप कॉमन निकाल लें तो y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बन जाएगी। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ज़रा यहीं पर इसको फर्दर देख लेता हूँ जी। अब हम इसको करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 इसको पोलर में चेंज करते हैं। तो इनफैक्ट अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड जो है वो तो पोलर में चेंज हो गई। ठीक है जी, कैसे चेंज हो गई पोलर में, ये तो मैंने इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिखा है। इनफैक्ट मुझे एक्स वाई की फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए इसको, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इसे मुझे करना चाहिए y1 और ये होना चाहिए y2।
और इसी तरीक़े से ये क्या बन जाना चाहिए आपके पास, ठीक है, तो ये बन जाना चाहिए y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, इसको ऐसा हो जाना चाहिए। तो y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर यानी राइट हैंड साइड जो है आपके पास वो तो बेसिकली r में चेंज हो गई, तो हम एक साथ ही उसको चेंज कर देंगे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि y1 और y1 डैश का क्या रिज़ल्ट है, तो ज़रा इस रिज़ल्ट को हम निकालते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए जी, ये जो y1 है ये y1 किसके इक्वल है, y1 इक्वल है r cos थीटा के। तो ज़रा ये बताइए कि y1 डेरिवेटिव क्या होगा जब इसका t के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट किया जाता है, तो क्या आंसर होगा, u इंटू वी लगेगा, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इसमें ये माइनस टाइम ऑफ r, दिस इज साइन, अब ये थीटा नहीं है ऑफ कोर्स, यहाँ पर देखें ये एक जर्नल सी मिस्टेक है ये, क्योंकि हम हमेशा इसको इसी तरह लिखते हैं। बेसिकली ये t है ना जी, सब t वाली फॉर्म में, तो ऑफ कोर्स कि ये थीटा नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो थीटा कहाँ है, ये तो t वाली फॉर्म में, तो t लिखना होगा मुझे यहाँ पर। तो ये मैं थोड़ी सी कभी कभी मिस्टेक कर जाता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। t हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये जो cos ऑफ t है ये तो इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा और डेरिवेटिव हो जाएगा dr/dt। इसी तरीके से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो y1 डैश और कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस r sin t, और फिर इसको आप लिख सकते हैं प्लस r डैश cos t, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी y1 और y1 डैश मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा r cos t और ये हो जाएगा माइनस r sin t प्लस r डैश cos t। तो जब आप इनका प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस r स्क्वायर sin t एंड cos t, इसी तरीके से प्लस r डैश एंड cos स्क्वायर t, ठीक है जी। तो ये आपके पास यूँ समझ लें कि y1 और y1 डैश का फाइनल आंसर आ गया। इसी तरीके से जब आपने कैलकुलेट किया y2 एंड y2 डेरिवेटिव, मैं ज़रा टाइम को सेव करने के लिए मैं इसको कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको खुद करके देखिएगा। तो ये इसका जो रिज़ल्ट आता है वो आता है r स्क्वायर sin t cos t प्लस r डैश साइन स्क्वायर t, ठीक है जी। तो ये आपके पास सपोज बन गई इक्वेशन डबल स्टेरिक, और आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जो है वो इन दोनों का एडिशन रिक्वायर्ड है, तो आप इनका एडिशन यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इनका एडिशन कैसे लिखेंगे, आप लिख लीजिए। तो y1 डैश प्लस y2 डैश, जी जनाब, इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए जी, जब आप इनको ऐड करने लगेंगे तो ये तो कम्प्लीटली इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप कॉमन निकाल लें, क्या कॉमन निकाल लें, r और r डैश को कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, और ये जो साइन स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर A2, ठीक है जी। तो ये आप सब्स्टिट्यूट कर दें इस जगह पर, और ये तो आपके पास ऑलरेडी r के बराबर है, तो जब आप सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे जी, इक्वेशन के अंदर जब आप सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बन जाएगी r डैश, और ये जो राइट हैंड साइड है ये बन जाएगी माइनस तो r स्क्वायर। देखेंगे इसके साथ कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा आपके पास dr/dt विच इज़ इक्वल टू माइनस r। और आप इसे कैसे ले सकते हैं, ये देखें एक सेपरेबल इक्वेशन हो गई, देख रहे हैं कितनी सिंपल हो गई ये इक्वेशन। तो ये अब बन गई आपके पास एक सेपरेबल इक्वेशन, और आपने इसको कर दिया इंटीग्रेट, ये हो जाएगा ln r इज़ इक्वल टू माइनस टी प्लस ln c, और आप इसे कैसे लिख सकते हैं, ln r माइनस ln c इज़ इक्वल टू माइनस टी, और आप लिख सकते हैं ln r ओवर c n माइनस टी। तो इसका मतलब है जब दोनों तरफ आप एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ अगर आप एक्सपोनेंट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली जो r के लिए इक्वेशन बनकर आएगी पोलर इक्वेशन वो बनेगी e पावर माइनस टी। तो ये बन गई आपकी फाइनल इक्वेशन, ठीक है जनाब। तो ये आ गई आपके पास एक फाइनल इक्वेशन। तो क्या आप बताएंगे कि ये फाइनल इक्वेशन किस चीज़ की इक्वेशन है, गुड। तो आपको याद है कि ये फाइनल इक्वेशन जो है वो स्पाइरल की इक्वेशन है, स्पाइरल। और चूँकि इसके ऊपर ये मैंने मेरी कैलकुलस 2 की वीडियो के अंदर भी आप जाकर उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने पोलर कर्व को स्केच किया हुआ है, वहाँ पर इस इक्वेशन के मुतालिक बातें बताई हुई मैंने।
और अगर इसके ऊपर नेगेटिव पावर है तो जो स्पाइरल बनेगी वो स्पाइरल होगी इनवर्ड वाली, यानी उस स्पाइरल को हम कहते हैं स्पाइरल सिंक, राइट। तो जो इसमें एरो साइन होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो क्या आपको ये बात समझ आई? अब चलते हैं इसके फेस पोर्ट्रेट की तरफ। तो यानी इसके प्रॉब्लम से तो ये बात क्लियर हो गई आपके पास कि आपकी जो शेप बनने वाली है वो शेप कौन सी बनेगी, एक स्पाइरल शेप बनेगी। चलें जी, पहले तो हम बना लेते हैं इसमें एक्सेस, ये बन गए हमारे एक्सेस। और अब जो हमारे पास शेप है, जिस शेप के मुतालिक हमने सीख लिया कि वो कौन सी शेप है, स्पाइरल, और वो स्पाइरल इनवर्ड होने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो स्पाइरल इनवर्ड तो है, यानी ये देखें, रफली मैं बना रहा हूँ, ये देखें, ये यहाँ पर मैं इसको चेंज करना हमेशा भूल जाता हूँ जी। तो स्पाइरल, अब दो तरह की स्पाइरल होंगे ना, यानी ये देखें, ये एक स्पाइरल है जिसमें जो डायरेक्शंस हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन है, राइट। और ऐसी भी एक स्पाइरल ऐसे का कभी बन सकती है जिसकी डायरेक्शन भी आपकी क्या हो सकती है, इनवर्ड हो सकती है। अब अगर इस डायरेक्शन की बात करें और इस डायरेक्शन की बात, तो ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि सॉफ्टवेयर जो है वो हमें कौन सी डायरेक्शन बना कर देगा? तो आपको याद होगा कि डायरेक्शन का गेम तो हम बहुत पहले आपके साथ कर चुके हैं। डायरेक्शन बताने का सबसे आसान सी अप्रोच ये है कि आप कोई भी एक सिंपल सा पॉइंट चूज़ कर लें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर वो पॉइंट आपने चूज़ कर लिया। अब वो पॉइंट हमने कौन सा चूज़ कर लिया? सपोज़ कर लिया कि वो पॉइंट है आपका 0 और 1, ये वाला पॉइंट ले लिया। अब मैं देखता हूँ कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या बनेगी। ओरिजिनल प्रॉब्लम आपके पास क्या गिवन था? ये सारी जो टैक्टिक्स हैं ये आपको इस लेक्चर से मिलेंगी। ओरिजिनल प्रॉब्लम की मैट्रिक्स थी -1 +1 -1 -1। इसमें आप जो है वो पॉइंट 0,1 पुट कर दीजिए। तो 0,1 जब आप इस पर पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा -1, ये 0 हो गया, और फिर 1 आ गया तो ये 1 हो जाएगा, और फिर ये 0 और फिर -1, ये आ जाएगा 1, -1। अब 1, -1 कहाँ पर होगा? एक्स एक्सिस पे चले 1 और वाई एक्सिस पे -1, यानी ये वो जो पॉइंट होगा ये कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं होगा पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो अब आपके पास जो शेप बनने वाली है उस शेप में डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी, ठीक है जी। तो अब अगर ये वाली डायरेक्शन होगी तो ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, ये बताएं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी ये डायरेक्शन है आपकी एक्चुअली। तो ऑफ कोर्स ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अब आपके पास एक स्पाइरल ऐसे बनेगी, वो स्पाइरल जो है वो, आई थिंक मैंने उल्टी ही बना दी है इसके अंदर भी, ये जो है ये, हाँ जी, ये बिल्कुल सही बनाई मैंने। ये देखें, ये इस डायरेक्शन की, ये जो स्पाइरल यहाँ पर फॉर्म हुई है ये स्पाइरल इस डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है जी। और इसमें चूँकि आइगन वैल्यूज़ जो आपके पास हैं वो कैसी थी, नेगेटिव थी, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, वो उसकी डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन बनेगी आपके पास वो डायरेक्शन होगी इनवर्ड, यानी इसके ओरिजिन की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ये देखें, सब ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, ये ओरिजिन वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो फिक्स पॉइंट था आपके पास, ये फिक्स पॉइंट क्या होगा? अब ये फिक्स पॉइंट कौन सा फिक्स पॉइंट होगा? यानी इस शेप को हम क्या कहते हैं? इस शेप का क्या नाम है? इसको कहते हैं स्पाइरल। अब ये बताएं कि ये स्पाइरल सोर्स होगी या स्पाइरल सिंक होगी? तो चूंकि ये एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही है तो इसे हम कहते हैं स्पाइरल सिंक। तो इस शेप को कहते हैं स्पाइरल सिंक। और बताएं कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल? तो ऑफ कोर्स कि ये स्टेबल है। और अगेन मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सा स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, तो ये एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। यानी एसिम्प्टोटिकली स्टेबल का मतलब होता है कि अगर किसी फिक्स पॉइंट को अपने ओरिजिनल पोजीशन से पर्टअप किया जाए और वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि, या मीन पोजीशन पर आ जाए तो हम कहते हैं कि वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, तो उसको हम कहते हैं स्पाइरल। तो अब आपने याद रखना है कि अगर आपके पास आइगन वैल्यूज़ का जो नेगेटिव रियल पार्ट है, रियल पार्ट जो है वो अगर वो नेगेटिव होता है तो आपके पास इस तरह की एक स्पाइरल सिंक, स्पाइरल सोर्स, स्पाइरल सिंक बन रही होगी, सॉरी। तो स्पाइरल सिंक इस तरह की जनरेट होगी। तो ये हमने ये बात यहाँ पर मैथमेटिकली प्रूव भी कर देख ली है, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा कि उसमें जो है शेप कैसी होगी, स्पाइरल सिंक होगी या स्पाइरल सोर्स होगी। बल्कि वो एग्जांपल मैं भी थोड़ी देर बाद आपके सामने लिखता हूँ, ठीक है जी। अब हम
इसी में बात करने वाले हैं इसी के बी पार्ट की। इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास केस है उसमें, अच्छा मैंने ये नेगेटिव के लिए बता दिया, इसी तरह आप पॉजिटिव के लिए देख लेंगे। तो आप पॉजिटिव के लिए देख लेंगे, मैं एग्जांपल आपको दे भी दूंगा। तो पॉजिटिव के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होगा कि ये जो इसकी जो डायरेक्शंस है वो आउटवर्ड हो जाएंगी, और जो शेप होगी उसे हम कहेंगे स्पाइरल सोर्स, और स्पाइरल सोर्स जो होगी वो एक अनस्टेबल शेप होगी। ठीक है जी। तो उसका जो बी पार्ट है जिसके अंदर स्पाइरल सोर्स बनने वाला है वो आपका होम टास्क है, आप खुद ट्राई कीजिएगा। मैं इसका लास्ट पार्ट बता रहा हूँ, पार्ट नंबर सी होगा एक्चुअली ये। तो पार्ट सी को डिस्कस कर लेते हैं। जो पार्ट सी है आपका वो है प्योर इमेजिनरी केस। प्योर इमेजिनरी आइगन वैल्यूज। ठीक है जी। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्योर इमेजिनरी अगर आइगन वैल्यूज आपके पास होती हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 9 होगी। मान लें कि y1 डैश बराबर है y2 के, और इसी तरीके से y2 डैश इज़ इक्वल टू जो है वो माइनस y1 के इक्वल है। ठीक है जी। तो ये है आपके पास एक एग्जाम्पल, और हम देखते हैं कि इससे आइगन वैल्यूज़ क्या निकलेंगी। तो जब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस, यानी आप डिटेल में तो आप खुद ट्राई करके देखिएगा इसको, a माइनस लेमडा आई जो है इसको जब 0 के बराबर इक्वेट करते हैं तो जो लेमडा स्क्वायर है वो इक्वल हो जाता है -1 के, यानी लेमडा की वैल्यू निकल कर आती है प्लस माइनस आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स। आप नोट करें इसके अंदर जो है वो कोई भी इमेजिनरी यानी रियल पार्ट नहीं है, यानी प्योर इमेजिनरी केस कहलाता है, इसमें कोई भी रियल पार्ट नहीं है। ठीक है। अब हम ज़रा देखना चाहते हैं कि इसकी शेप कैसे होगी। अब ये बात बहुत कॉमन है कि अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूँ तो उसके सोल्यूशन के अंदर, चले मैं लिख भी देता हूँ, बल्कि आप इसका सोल्यूशन खुद फाइंड आउट कीजिएगा, बट मैं इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, कि इसमें जो मैंने लेमडा कैलकुलेट किया वो आयोटा बना, और लेमडा जो कैलकुलेट किया वो माइनस आयोटा बना। लेमडा इज़ इक्वल टू आयोटा के लिए जो आपका फर्स्ट आइगन वेक्टर बना वो बना 1 कॉमा आयोटा, और इसके लिए जो आपका आइगन वेक्टर बना वो बना 1 कॉमा माइनस आयोटा। ठीक है जी। और इसका मतलब ये है कि जो इसका जनरल सोल्यूशन है यानी y1 एंड y2, जो इसका जनरल सोल्यूशन आपके पास बनेगा जो लिखा जाएगा वो जनरल सोल्यूशन कुछ इस फॉर्मेट पर होगा, यानी c1 1 कॉमा आयोटा एंड e पावर 2 आयोटा t एंड प्लस c2 1 माइनस आयोटा एंड देन e पावर माइनस आयोटा टी, इधर 2 नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये बेसिकली इसका बनेगा सोल्यूशन। अब ऑफ कोर्स हमें इसके सोल्यूशन से तो बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा कि इसकी शेप कैसे होगी, तो वापस हम अपनी प्रॉब्लम पे चलते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम के साथ कुछ इस तरह की हरकत करना चाह रहे हैं कि जिससे हमारे पास y1 y2 वाली टर्म आ जाए। तो अगर अगेन आप नोट करें तो ये तो सेपरेबल इक्वेशन बन सकती है इससे। तो हम अपनी प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो ज़रा गौर से देखिएगा, मैं जो है वो इसको इस तरह लिख सकता हूँ, यानी dy1 ओवर dt डिवाइडेड बाय dy2 ओवर dt लिख लेते हैं, राइट। और ये क्या बन जाएगा, y1 जो था वो y2 के इक्वल था, तो ये आ जाएगा y2, और ये जो है आ जाएगा आपके पास y1। ठीक है, सॉरी माइनस y1 था, ये देख लीजिए प्रॉब्लम के ऊपर मेंशन इस तरह। ठीक है जी। अच्छा जी, फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखेंगे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा dy1 अपॉन dy2 इज़ इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ y2 अपॉन y1। और अगेन ये सेपरेबल इक्वेशन है तो इसको सेपरेट कर लें तो ये बन जाएगा y1 dy1, उधर माइनस होगा, इधर आकर प्लस हो जाएगा, y2 एंड dy2 इज़ इक्वल टू 0। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस y2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट। ठीक है जी। तो अब अगर ये कांस्टेंट आ जाता है तो आप मुझे बताएं कि ये जो y1 स्क्वायर है प्लस y2 स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 2c। अगेन ये 2c भी एक कांस्टेंट है, तो फाइनली y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू c, ये बन गई आपकी इक्वेशन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, तो भाई बहुत कॉमन सी बात है कि ये इक्वेशन
सर्कल की इक्वेशन है। गुड। तो ये इससे जो शेप बनती है वो याद रखनी है, डिफरेंट कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, जो मैं आपको भी यहाँ पर बना कर दिखाता हूँ। ये यहाँ पर डिफरेंट कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। जैसे एक सर्कल ये बन जाएगा आपका, एक सर्कल ये बन सकता है आपका। ठीक है जी, सी की वैल्यू को चेंज करते जाएं और अपने सर्कल्स को डिफरेंट करते जाएं, तो ये डिफरेंट सर्कल्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और रेज होता है कि इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, डायरेक्शंस क्या होगी। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और काउंटर क्लॉकवाइज भी हो सकती है। अगेन डायरेक्शन मालूम करने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आप उसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि अभी हम इसकी डायरेक्शन ये लिख लेते हैं, मर्ज़ी है आप वो दूसरी डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। तो आप ये इससे फाइनल शेप बनेगी। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, फेस पोर्ट्रेट में शेप को कहा जाता है सेंटर, CENTER। तो ये शेप कहलाती है सेंटर, राइट। और सेंटर कैसी शेप है, स्टेबल या अनस्टेबल? तो ये जो सेंटर है ये स्टेबल है, बट ये एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप नोट करें तो तमाम पॉइंट एक यूनिफॉर्म सर्किल के अंदर मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि कोई पॉइंट अपने ओरिजिन की तरफ जा रहा है, यानी जो इसका फिक्स पॉइंट है फिक्स पॉइंट की तरफ ही मूव नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सर्टेन डोमेन के अंदर है ये सारी की सारी चीज़ें। तो उसको हम कहते हैं स्टेबल। याद रखें, जो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है इसके लिए टर्म स्टेबल एंड अट्रैक्टिव यूज़ की जाती है, लेकिन रिसर्च पेपर के अंदर उसको हम एसिम्प्टोटिकली स्टेबल कहते हैं। तो ये स्टेबल ज़रूर है बट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो अब हमने ये बात यहाँ पर कंक्लूड कर ली कि अगर हमारे पास जो है वो आइगन वैल्यूज़ जो है उसका पॉजिटिव साइन होती है, ज़रा ऊपर चलते हैं, आइगन वैल्यूज़ जो है उसकी रियल पार्ट पॉजिटिव होता है, तो आप नोट करें कि हमने उसे डिराइव किया कि हमारे पास जो है वो एक स्पायरल बनता है, और वो स्पायरल कौन सा होता है, स्पायरल सिंक होता है। और इसी तरीके अगर आइगन वैल्यूज़ के साइन पॉजिटिव है तो स्पायरल सोर्स होगा, और इसी तरीके से अगर आइगन वैल्यूज़ प्योर इमेजिनरी फॉर्म में है तो उससे जो शेप बनती है वो शेप कहलाती है एक सेंटर, और सेंटर एक स्टेबल शेप है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैंने ये सारी की सारी जो आपसे कहा था वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब चूँकि यहाँ पर बहुत सारी बातें हो गई हैं तो ज़रा जल्दी से हम इन सारी चीज़ों को कंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि कंक्लूड करना इसको बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें आपके जहन से निकल जाएंगी। और अब इस कंक्लूजन में मैं पॉज करूँगा और आपने मुझे बताना होगा कि क्या होगा। तो हम सारी शेप्स को कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर इसको इस तरह क्लासिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पर तो हम देख लेते हैं आइगन वैल्यूज़। ठीक है जी, यहाँ पर हम जो है वो देख लेते हैं इसकी टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, या टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट और फिक्स पॉइंट। ठीक है, कि उस फिक्स पॉइंट को हम कौन सा नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम उसकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। जी, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि वो फिक्स पॉइंट स्टेबल है या नहीं होगा। और यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लेते हैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है जी, तो मैंने इसको इस तरह क्लासिफाई कर लिया है। तो बारी बारी सीखते हैं। उन सारी चीज़ों को हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो पहले आप मुझे ये बताने वाले हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर लैम्डा आपके पास ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और लैम्डा 2 भी आपके पास ग्रेटर दैन ज़ीरो हो। ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब ये है कि आपके पास दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हों, पॉजिटिव भी हैं और आपके पास वो डिस्टिंक्ट भी हैं। तो इससे शेप कौन सी बनेगी? तो ऑफ कोर्स के इससे जो शेप बनेगी वो शेप होती है, उस शेप को हम कहते हैं नोड, राइट। और ये नोड होगा, और ये कौन सा नोड होगा? इसे हम कहते हैं नोडल सोर्स, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन है। और ये जो नोडल सोर्स होगा, ये सोर्स कैसा होगा? ये नोडल सोर्स एक अनस्टेबल शेप होगी। और ज़रा अगर मैं इसको जल्दी से रफली ड्रॉ करूँ आपके लिए कि हम इसको किस तरह ड्रॉ किया था हमने, तो ये नोडल सोर्स कुछ इस तरह ड्रॉ किया था। पहले आपने ये दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ किया था। अब अगर ये सोर्स है तो इनकी डायरेक्शंस जो थी वो दोनों की आउटवर्ड थी। फिर आप एक फास्ट मूविंग ट्रेजेक्ट्री डिसाइड किया करते थे। सपोज़ अगर ये फास्ट मूविंग ट्रेजेक्ट्री है जो मैंने आपको बताया था, तो तमाम की तमाम ट्रेजेक्ट्रीज जो हैं वो इस ट्रेजेक्ट्री से आउटवर्ड मूव कर रही होंगी ऐसे। तो इस तरह की जो शेप होती है उस शेप को हम कहते हैं नोडल सोर्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर रिकॉल भी करवा दिया है। अच्छा जी, अब ये मुझे बताएं कि अगर लैम्डा 1 जो है वो लेस दैन ज़ीरो है और लैम्डा 2 भी जो है वो लेस दैन ज़ीरो है,
यानी दोनों के दोनों नेगेटिव हैं रियल के अंदर, अभी हम रियल की बात कर रहे हैं, दोनों नेगेटिव हैं, बोथ नेगेटिव, तो क्या होगा, तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, तो जी जनाब, तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, अगेन इस शेप को भी हम नोड कहते हैं, बट ये कौन सा नोड होता है, इस शेप को कहते हैं नोडल सिंक, तो ये शेप कहलाती है नोडल सिंक, ठीक है। और आपने ये मुझे बताना है कि ये जो शेप होगी आपके पास, ये शेप स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी। जी जनाब, तो ऑफ कोर्स नोडल सिंक है तो वो स्टेबल होगी, और वो कौन सा स्टेबल होगी, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगी, क्योंकि वो ओरिजिन पर जा रही होगी। और अगर मैं इसकी रफली एक डायग्राम बनाना चाहूँ तो रफली डायग्राम कैसी बनेगी, बिल्कुल डायग्राम इसी तरह की बनती है कि आप जो है पहले ये डिसाइड कर लेते हैं, y1 y2 बना लेते हैं, फिर आप अपने एक्सेस को डिसाइड कर लेते हैं, और इसमें जो डायरेक्शंस होती हैं वो सबकी डायरेक्शंस जो होंगी वो इनवर्ड होगी डायरेक्शंस, ठीक है। फिर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल फास्ट मूविंग ट्रेजेक्ट्री है, तो इसका मतलब है तमाम ट्रेजेक्ट्रीज जो हैं वो इसके साथ जो हैं वो तमाम ट्रेजेक्ट्रीज जो हैं वो इसके साथ ऐसे इनवर्ड मूव कर रही होंगी, यानी इस पर इस तरह होंगी, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रही होती हैं। तो ये हमारे पास शेप आ गई, ठीक है जी। फिर चलते हैं हम, आप मुझे थर्ड रियल में ये बात ये बताने वाले हैं कि अगर लैम्डा 1 जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो और लैम्डा 2 लेस दैन 0 हो, यानी 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव हो, तो इससे शेप कौन सी बनेगी, जी जनाब, क्या बनेगी इससे शेप, इस शेप का हमने ख़ास नाम लिखा था, इसे हमने कहा था सैडल, तो ये शेप कहलाती है सैडल। और सैडल शेप कैसी होती है, हमेशा आपने याद रखना है कि सैडल शेप ऑलवेज़ अनस्टेबल शेप होती है, अनस्टेबल शेप होती है, ठीक है जी। अब ये सैडल शेप बनती कैसे है, सैडल शेप को रिकॉल कर लेते हैं, ये आपके एक्सेस बन गए और ये आपके बन गए आइगन वेक्टर्स बन गए। दो की डायरेक्शंस जो होती हैं उसमें इनवर्ड होती हैं और ये दो जो डायरेक्शंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं। और इसमें होता ये है कि सारी ट्रेजेक्ट्रीज जो होती हैं वो कोई भी ट्रेजेक्ट्री ओरिजिन की तरफ नहीं पहुंच पाती हैं और ओरिजिन से बाहर चली जाती हैं। ये सब देखें ओरिजिन से आउटवर्ड मूव करती हैं, तो ये बन गई आपके पास। तो इसका मतलब है कि ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सैडल, तो ये शेप सैडल कहलाती है, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली है रियल की। अब बात करते हैं रिपीटेड की। अच्छा जी, रिपीटेड में क्या होता है, मान लें कि दोनों रूट बराबर हैं, लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू लैम्डा 2 और दोनों वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 0 हैं, यानी इक्वल भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, इक्वल भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। तो इससे शेप कौन सी बनती है, तो इससे जो शेप कौन सी बनती है, ऑफ कोर्स इससे जो शेप बनती है वो दो तरह की शेप होती हैं, या तो उसे हम प्रॉपर या उसे हम इम्प्रॉपर नोड कहते हैं। इससे कौन सी शेप होती है, प्रॉपर, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट केसेस होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर नोड भी हो सकता है। अच्छा जी, अब अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये जो शेप होगी वो कैसी होगी, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं। अगेन आपको याद होगा कि मैंने डिफेक्टिव के लिए आपको एक अलग बात बताई थी, और अब ग्रेटर देन है तो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन के लिए ये अनस्टेबल होगी, ठीक है। तो मैं ज़रा रफली जल्दी से इनको स्केच भी कर देता हूँ ताकि फिर ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ जाए कि ये हमने एक्सेस बना लिए हैं, यानी ये बन गए हमारे एक्सेस, ठीक है। और अगर मान लें कि ये प्रॉपर है, ठीक है जी, अगर हम मान लेते हैं कि ये प्रॉपर है तो प्रॉपर के लिए जो आपकी जो ट्रेजेक्ट्रीज़ हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं कि ये तमाम की तमाम सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन होती हैं और ऐसे ये सब के सब आउटवर्ड मूव कर रहे होते हैं इस पॉइंट से, ये सब आउटवर्ड डायरेक्शंस में होती हैं, ठीक है। ये होता है कंप्लीट केस के लिए। और ये जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं स्टार पॉइंट, स्टार पॉइंट, ठीक है जी, ये अनस्टेबल होता है। और अगर सपोज़ करें कि ये इम्प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर का मतलब होता है डिफेक्टिव केस। अब इम्प्रॉपर है तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि ये सपोज़ करें कि आपका जो है वो इंडिपेंडेंट वाला वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये वाली डायरेक्शंस हो गई आपके पास आउटवर्ड, और इसके अलावा जो सारी ट्रेजेक्ट्रीज़ यहाँ पर बनेंगी वो सारी ट्रेजेक्ट्रीज़ जो हैं वो इससे ऐसे कर आउटवर्ड मूव कर रही होंगी, ठीक है जी, ऐसे आउटवर्ड मूव करती हैं, ये ऐसे आउटवर्ड मूव कर रही होंगी, ऐसे ये इस तरह कर आउटवर्ड मूव करती हैं। मैंने शायद थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, ये तो ठीक है यहाँ पर, और बाकी इस तरह बनेगी ये, ठीक है, ये आउटवर्ड मूव कर रही होती हैं। तो नॉर्मली ये डिफेक्टिव केस के लिए होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, इसको कहते हैं डीजेनरेट नोड। तो ये कहलाता है डीजेनरेट
डीजेनरेट नोड कहलाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। फिर हमने डिस्कस किया आपके साथ, नेक्स्ट पॉइंट ये डिस्कस किया हमने कि अगर वो दोनों इक्वल होते हैं, सपोज़ अगर इक्वल हों, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल होते हैं और लेस देन 0 होते हैं, यानी ये इक्वल भी हो और नेगेटिव हो, तो इससे शेप किस तरह की बनती है? अगेन जो इससे शेप बनती है उस शेप को हम क्या कहते हैं? अगेन या तो ये प्रॉपर नोड भी हो सकता है और वो आपका इम्प्रॉपर नोड भी हो सकता है। और चूंकि ये जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन है, तो इनवर्ट डायरेक्शन का मतलब ये स्टेबल होगा, राइट। जल्दी से मैं इसको रफली स्केच कर लेता हूँ। जब मैं इसकी स्केचिंग करूँगा और इन केस अगर मैं मान रहा हूँ कि ये कंप्लीट केस है, तो ये कंप्लीट केस में मेरे पास इस तरह की डिफरेंट लाइंस बनेंगी, ठीक है। और इन सब की जो डायरेक्शंस होगी वो इनवर्ट होगी डायरेक्शंस, ये इनवर्ट डायरेक्शंस बनेंगी। तो इसको हम कहते हैं, ये अगेन स्टार है और ये आपका प्रॉपर नोड है, इसे हम कहते हैं प्रॉपर नोड, और बेसिकली ये प्रॉपर नोडल सिंक होगा, तो ये स्टेबल शेप हो जाएगी आपके पास। ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर ये हम मान लें कि इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर के लिए शेप किस तरह की बनेगी? इम्प्रॉपर के लिए ज़रा जल्दी से हम इसको स्केच कर लेते हैं कि मान लिया कि ये हमारे पास है और इसकी डायरेक्शंस हो गई इनवर्ड, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि सारी ट्रेजेक्टरीज जो हैं वो ये ऐसे आएंगी और इधर आकर सब कन्वर्ज हो जाएंगे, इस तरह कर कर ये ऐसे कन्वर्ज हो रही होंगी, यहाँ पर भी ये ऐसे कन्वर्ज हो रही होंगी। तो ये आपके पास बन जाएगा डीजेनरेट नोड। ठीक है जी, आपको याद है ना इसका नाम क्या था? इसका नाम था डीजेनरेट नोड, और ये नोडल सोर्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने इक्वल की बात कर ली। फिर हमने ये डिस्कस किया आपके साथ कि अगर हमारे पास जो है वो आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो इमेजनरी निकलती हैं, यानी जो लैम्डा 1 और जो लैम्डा 2 की वैल्यूज़ हैं आपके पास, वो आती हैं आपके पास a प्लस माइनस आई ओटा बी, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट निकलता है। और अगर हम कहते हैं कि a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी, तो जो इसका रियल पार्ट है वो 0 से, तो इसमें क्या होता है, इसमें शेप कौन सी बनती है? ऑफ कोर्स जो इसमें शेप बनती है उस शेप को कहते हैं स्पायरल। और ये स्पायरल कौन सा स्पायरल होता है? इस स्पायरल को कहते हैं स्पायरल सोर्स, स्पायरल सोर्स बनती है। और ये स्पायरल सोर्स जो है वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? तो ये स्पायरल सोर्स है चूँकि, तो ये एक अनस्टेबल शेप होगी। और इसकी शेप बनेगी कैसे? ज़रा जल्दी से इसको भी रिकॉल कर लेते हैं कि इसकी शेप, ये एक्सेस आपने बना लिया और ये जो है आपके पास शेप इस तरह बनती है सोर्स वाली, इसमें स्पायरल जो होती है वो आउटपुट डायरेक्शन होती है। अब ये काउंटर क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप खुद देख लीजिएगा, बट ये एक अनस्टेबल होती शेप। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो हैं वो तो हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस आयोटा बी, जबकि लैम्डा 1 की वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये क्या होगी शेप? ऑफ कोर्स इस शेप का नाम होगा स्पायरल सिंक, स्पायरल सिंक। ठीक है जी। अब ये चूँकि स्पायरल सिंक है और ये इस तरह का सिंक है कि ये जो है वो ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, तो ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल? स्टेबल भी होगा, और बल्कि ये एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा क्योंकि ये अपने ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा होता है। तो ज़रा जल्दी से इसको भी रफली स्केच कर लेते हैं, यानी ये भी इस तरह की एक शेप होगी और ये भी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन पे बन सकती है। मान लें कि हम इसको ऐसे बना रहे हैं, या चलें एक हम इसको इस तरह बना लेते हैं, जैसे ये एक्सेस बन गया आपके पास, और ये हमने जो है वो इस तरह बनाया, तो अब हम इसको यानी इस तरह कर लेते हैं, सपोज कीजिए ये बना लेते हैं। खैर वो डायरेक्शन आप खुद देख लीजिएगा। अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? ऑफ कोर्स इसकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन होगी, यानी ये अपने ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं एसएम, यानी ये जो फिक्स पॉइंट होगा आपका, ये होगा आपका एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो लैम्डा 1 है आपके पास और जो लैम्डा 2 है आपके पास, इसको कॉमा करके लिख लेते हैं। ये सपोज कीजिए कि आपके पास बनता है प्लस माइनस आयोटा बी, तो यानी प्योर इमेजनरी केस बनता है। तो उससे जो शेप बनती है उस शेप को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेंटर, जो सबसे लास्ट में भी हमने डिस्कस किया। और ये जो सेंटर जो शेप है, ये शेप स्टेबल होती है या ये अनस्टेबल होती है? तो ऑफ कोर्स ये स्टेबल होती है बट नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। और अगर हम इसको जल्दी से स्केच करें तो ये शेप क्या होती है? आपको पता है कि ये शेप डिफरेंट कोसेंट्रिक सर्कल पर कंसिस्ट करती है।
तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट कोसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे होते हैं, इस तरह की शेप होती है। अगेन इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या काउंटर क्लॉकवाइज होगी, वो आप कोई एक पॉइंट सपोज कर यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने फेस पोर्ट्रेट को बहुत डिटेल के साथ इसका कंक्लूजन भी आपको बता दिया है और सारी चीज़ों को हमने बहुत डिटेल से देख लिया है यहाँ पर। तो मेनली इस लेक्चर के इस 4th पार्ट के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमारे पास जो है वो स्पाइरल होता है, यानी हमारे पास जो आइगन वैल्यूज़ हैं उसका रियल पार्ट नेगेटिव होता है, तो बेसिकली उससे स्पाइरल सिंक होगा, और अगर पॉजिटिव होता है तो स्पाइरल सोर्स होगा, और अगर प्योर इमेजनरी केस होता है तो फिर वो सेंटर वाली शेप बनती है। और फाइनली इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर कंक्लूड भी कर दिया। तो ये है हमारे पार्ट 4 का एंड। पार्ट 4 एंड होता है। तो टेक्निकली मैंने आपको फेस पोर्ट्रेट स्केचिंग तो बहुत डिटेल से बता दी है। इसकी समरी को एक और डायग्राम में भी हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ट्रेस डिटर्मिनेंट डायग्राम, जो आगे चलकर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। तो इसका पार्ट 5 हमारा लास्ट पार्ट होगा, जिसके अंदर हम ट्रेस डिटर्मिनेंट डायग्राम के मुतालिक सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।